हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एलके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। मेंस 2022 जो कि पेपर हुआ था वो आपका 3 मार्च 2023 को हुआ था। ठीक है, आपको पता है कि 2 से 7 मार्च तक पेपर टोटल 4 शिफ्टों में लिया गया है अलग अलग। ठीक है, तो 2 मार्च का पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसका सोल्यूशन वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और ये सेकेंड सेट है या फिर शिफ्ट कह सकते हो, जो कि 3 मार्च को लिया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, टाइमिंग देख सकते हैं। वीडियो बाइलिंगुअल है, यानी क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ मिल जाएगा, नो वरी। इससे पहले मैंने टीयर 1 का भी सोल्यूशन कर रखा है, जिसमें मैंने सेट वाइज भी कुछ सोल्यूशन किया और जो मैक्सिमम आपको सोल्यूशन मिलेगा वो चैप्टर वाइज मिलेगा। ठीक है, और चैप्टर वाइज की डिमांड मेरे चैनल पे बेसिकली ज्यादा रहती है, इसीलिए मैं चैप्टर वाइज पे फोकस करता हूँ। इसमें चूंकि 4 ही सेट है, इसीलिए मैं सेट वाइज इसको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स संधू कुमार पे नए हैं, देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और वीडियो को लाइक भी कर दें। और साथ ही साथ एक बेल आइकन होता है जो आपको पता होगा, उसको भी प्रेस करके ऑल पे प्रेस करके रखें। ठीक है, अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी एनके मैथ्स है। ठीक है, एस लगा के सर्च करना तभी मिलेगी। और दूसरी बात कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको ऐसी ही बाइलिंगुअल मिल सकती है। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एनके मैथ्स संधू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का शायद ना मिले, तो ये थोड़ा आपके ऊपर काम रहा, आप खुद से सर्च कर लेना। ठीक है, चलता हूं और पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है आपके सामने आ चुका है, नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बोट कवर्स, आई थिंक ये थोड़ा छोटा दिख रहा हो, लेकिन अब मैं इसे फिलहाल जूम नहीं कर रहा हूं बिकॉज ये विजिबल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, अ बोट कवर्स 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस मीन्स 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 7 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि बोट का आपको शांत जल में स्पीड बताना है। देखो, इसके लिए आपको पता है शांत जल में बोट का स्पीड क्या होता है, ये होता है अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2। और अगर वाटर का पूछता है यानी स्ट्रीम का, तो इसका डिफरेंस और बाई 2 होता है। ठीक है, तो हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में स्पीड चाहिए। अप स्ट्रीम में स्पीड कैसे निकालोगे? देखो, अप स्ट्रीम का क्या केस है कि अप स्ट्रीम में ये 35 किलोमीटर जाता है 7 घंटे में, तो स्पीड कितने क्या हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा का। आप डिवाइड कर दो डायरेक्टली, 35 किलोमीटर अगर 7 घंटे में गया तो हर एक घंटे में वो 5 चला, और जो हर एक घंटे में चला वही उसकी स्पीड हुई। ठीक है, तो 5 की स्पीड हो गई इसकी अप स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में होगी, देखो 2 से डिवाइड करोगे 35 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 17.5 की स्पीड हो जाएगी और बाई 2। तो ये 17 और 5 22, यानी कि 22.5 का हो गया, और बाई 2 तो 22.5 का आधा जो होगा वो 11.25 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ, क्या लिखने की कोशिश की गई है यहाँ पर, चलो इसको छोड़ो। सम ऑफ 25,000 आफ्टर 3 years एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयर। अच्छा देखो, ईयरली जब बोल दिया तो हमारे लिए आसान हो गया। 12% ईयरली है और आपको टाइम दिया है 3 साल का। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आप डीएस यूज कर लो। ठीक है, यहाँ डीएस का मतलब डिजिटल सम से है, जिसको C9 मेथड भी बोलते हैं। देखो, डिजिटल सम लगाने के लिए आपको परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए। परसेंटेज वैल्यू किसका, कि परसेंटेज में CI कितना बनेगा आपका आफ्टर 3 years। ठीक है, तो अब कैसे निकालें, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे 2 साल का CI निकालना है तो आप R प्लस R और प्लस R स्क्वायर बाई 100 करते हो, जो जनरली सक्सेसिव डिस्काउंट में हम यूज करते हैं, या फिर 2% को हम कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका हम यूज करने वाले हैं। अब 12% को 3 बार आपको निकालना है ऐसे। ठीक है, 3 सालों के लिए 2 का निकालोगे तो 12 और 12 24, और प्लस 12 का स्क्वायर 144 और बटा 100, यानी यहाँ पॉइंट आएगा तो ये 25.44 आ गया। फिर इसको और 12 को लेकर निकालोगे, यानी कि इसको पहला और इसको दूसरा मानोगे, तो फिर फॉर्मूला वही अप्लाई करोगे। तो a प्लस बी इनको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा कितना भाई, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37.44 और प्लस ए बी बाई 100। इनका प्रोडक्ट लोगे, 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 4 52, 5 बचेगा। और 12 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले हम 6 से फिर 2 से करेंगे। ठीक है, या 12 दूना 24 और 12 25 60, 300 आ जाएगा, तो ये 305 आ गया अपना। और 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट यहां पे आएगा 3.0528। ठीक है, अब इसको प्लस कर लो, इसमें 3 ऐड करोगे तो ये 40 आ जाएगा, और पॉइंट 4 और 9 और 2 8, तो इतना परसेंट का CI बनेगा। अब यहां से डिजिटल सम लगाना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो CI होगा वो इतना परसेंट ऑफ प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल है अपने पास 25,000
और इसका आपको बताना है 40.49 और 28%। आपको पता है कि अब डीएस लगाने में हमें इस परसेंटेज का कोई रोल नहीं रहता, ना ही डेसिमल का और ना ही लास्ट के जीरोज का। बस इनका आप निकालो कि C9 मेथड से इनका डीएस क्या निकलेगा। तो ये देख लो, आप ऐड कर लो। 9 तो हम ऐड करेंगे नहीं, ये 4 4 8 और 2 10 और 2 10 और 8 18। 18 का डीएस 9 आएगा और 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, डीएस हमेशा 9 ही रहता है। तो यहाँ डिजिटल सम जो आया वो 9 आया। तो ऑप्शन में हमें हर एक डिजिट को प्लस करके अब चेक करना है कि किस में डीएस 9 बन रहा है। जैसे अगर पहले ऑप्शन की बात करो तो 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9। देखो इसमें 9 बन रहा है, यानी कि ये आंसर हो सकता है। दूसरे ऑप्शन को चेक करो, 9 को जोड़ने की जरूरत नहीं है, बाकी जोड़ लो 8 2 10 4 14। 9 नहीं बना तो ये गलत हो गया। 9 को जोड़ेंगे नहीं, 6 5 11, 11 और 6 17 और 8 25, 25 का मतलब 5 और 2 7 आएगा। तो ये भी नहीं हुआ, हमें 9 चाहिए। ये 5 2 7 और 1 8, ये भी 9 नहीं बना। तो पहला ऑप्शन ही अपना सही है। बस बाकी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एलसीएम बताना है इनका। एलसीएम का मतलब वो नंबर जो इन दोनों से ही डिवाइड हो रहा हो। तो डेफिनेटली आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे पहले, ठीक है। इसका आप फैक्टर निकालो तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर और माइनस 8x और प्लस ये 15 है। बताओ 8 को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए। तो 3 5 15 हम ले सकते हैं, यानी कि इसको माइनस 3x लिख सकते हैं और माइनस का 5x। 3 और 5 8 भी आ जाएगा और 3 5 15 भी आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू आपको पता है कि ये -3 और -5 अपोजिट साइड में जाके 3 और 5 आ जाएगा, ठीक है। तो x -3 और x -5 पहले आप कॉमन देख लो किसमें मिल रहा है। जैसे x -3 और x -5 इसमें मिल रहा है, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो यही आंसर हो गया। अब मेरा ऐसे लिखने का मतलब था कि जब इसका आप गुणनखंड तोड़ोगे, फैक्टर्स निकालोगे, तो ये x -3 और x -5 देगा। कहने का मतलब ये था। अब चाहो तो आप इसको भी ब्रेक कर सकते थे, लेकिन इतने से ही आंसर आ गया तो उसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो आने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आएगा जरूर। आ जा भाई, आ गया। देखो इसमें है आपके पास द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ राइस इज रेट 180 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू दैट ऑफ 5 kg ऑफ पल्स, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ पल्सेस इज इक्वल टू दैट ऑफ 2 kg ऑफ टी। वाह। आगे कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ टी इज इक्वल टू दैट ऑफ 6 kg ऑफ वॉलनट्स। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ वॉलनट्स, ठीक है। मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे कैलकुलेट करते जाते हैं। जैसे ये कह रहा है कि 3 kg चावल का मूल्य 180 रुपए है, तो 1 kg चावल का मूल्य क्या होगा। देखो मैं यहाँ पे राइस लिख देता हूँ। 1 kg राइस का मूल्य हो जाएगा 3 छक्के 18, यानी कि 60 रुपए। अब 1 kg का अगर 60 रुपीज हो गया तो 8 kg का कितना होगा। तो आप बोलो कि 8 kg का हो जाएगा 8 छक्के 48, यानी 480 रुपीज। और ये जो 480 रुपए आ रहे हैं, ये कह रहा है कि देखो अब 8 किलो चावल का जो मूल्य आया है, ये 8 किलो का हमने निकाला है, वो 5 kg दाल के मूल्य के बराबर है। तो ये अब 5 kg दाल के बराबर हो गया, ठीक है। अब 5 kg दाल का ये है, तो 15 kg दाल का कितना होगा। 15 kg ये 3 टाइम्स कर दो इसका, तो ये 15 kg बन जाएगा। और ये 3 टाइम्स हो रहा है तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 480 इंटू 3। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे ही रख दिया। अब ये कह रहा है कि इसके बाद देखो 15 kg दाल का जो मूल्य है वो 2 kg चाय के मूल्य के बराबर है। तो ये 15 kg जो दाल का मूल्य हमने निकाला है, ये 2 kg चाय के मूल्य के बराबर है। 2 kg टी इसके बराबर है 480 इंटू 3, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 3 kg चाय का जो मूल्य है वो 6 kg अखरोट के बराबर है। तो 3 kg, अब ये 2 kg का है तो 1 kg का निकालोगे 2 से काट के, तो ये आ जाएगा 240 गुणा में 3। ये 1 kg चाय का कीमत हुआ। अब यहां से आप 3 kg चाय का निकालो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 240 गुणा में 9 आ गया। ये हो गया आपके 3 kg चाय का मूल्य, और ये 6 kg अखरोट के बराबर है, ठीक है। 6 kg ऑफ वॉलनट्स। और हमें 10 kg का बताना है, तो 6 से 1 काट दो, 6 चौके 24, यानी 40 गुणा में 9। ये 1 का दाम है, तो 100 लगाने के लिए यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, 9 चौके 3600, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी। आप डायरेक्ट रेशियो भी निकाल सकते थे, एक ही बार फर्स्ट से लास्ट जा सकते थे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कह रहा है आपके पास व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एट द रेट ऑफ 21% पर एनम फॉर 8 years टू दैट अर्नड ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 21 years, ठीक है।
अब आपको ये चीज पता होगा दोस्तों कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी, यानी कि वो पी आर और टी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। इस केस में क्या कह रहा है, यहां पर देखो ये कह रहा है कि सेम सम एंड द सेम रेट, यानी कि इसमें ये बात लिख दिया गया है कि समान दर और क्या था भाई, उसी धनराशि का, यानी कि धनराशि भी वही रहेगा, मूलधन वही रहेगा और रेट भी वही रहेगा। तो मूलधन और रेट से कोई मतलब रहा नहीं यहां पर, क्योंकि हमें रेशियो बताना है। तो जो टाइम का रेशियो होगा वही सीधे सीधे सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बनेगा। तो पहले में टाइम 8 है और दूसरे में टाइम 21 है, बस यही हो जाएगा आंसर। या आप पूरा फॉर्मूला लिख भी देते हो तो पी और आर तो कटना ही है, क्योंकि दोनों में तो वो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ना आकर अपना नेक्स्ट स्लाइड आया है, जिसमें आपको ये दिखाया गया है कि कौन कौन से ऐसे प्लेलिस्ट हैं जो आपके CGL 2023 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। CGL कह लो या फिर CHSL कह लो, दोनों में ही चूंकि सिलेबस और पैटर्न सेम हो चुके हैं फिलहाल के टाइम पर, इसलिए दोनों में मेहनत आपको बराबर करनी पड़ेगी। तो आई थिंक कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाले हैं और आपको इन्हें जरूर देखना चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट फॉर्मूला फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इनमें से गलत कौन सा है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये आप जानते हैं कि 1 होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ये भी 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ये भी 1 होता है। सेक स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर ये गलत है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वाला सही होता है, ये होता है उसकी जगह पर, ये गलत होता है। और इसमें 1 वाले में 3 फॉर्मूले ही हैं, आपको पता ही होगा, ये चौथा कोई ना कोई गलत तो निकलेगा। ये कह रहा है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस, ठीक। देखिए सबसे पहले तो यहाँ डेटा गिवन नहीं है, किसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। हालांकि ये मिस प्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है, मैं बता देता हूँ आपको। 5347 हमें इस डेटा का निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अब आप ये समझो कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता कैसे है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले आपको मीन निकालना होगा, जिसको हिंदी में आप माध्य बोलते हो, ठीक है। फिर इसके जरिए यानी कि मीन के को यूज करके आपको वेरिएशन निकालना होगा, ठीक है। वेरिएशन जो होता है दोस्तों, वेरिएशन कैसे निकलता है, देखो वेरिएशन को हिंदी में हम बोलते हैं प्रसरण, ठीक है। प्रसरण या विचरण भी बोला जाता है, विचरण, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, ये होता है मीन और अपॉन टोटल नंबर। और जब ये विचरण या प्रसरण निकल जाता है तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ आपका ये मीन बाई एन, यानी कि टोटल नंबर, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ विचरण या प्रसरण, अगर मैं उसको एक्स लिखूं तो इस तरीके से आप देखो कि अगर हमें सॉल्व करना है तो पहले मीन निकालना होगा, तो हम यहाँ मीन निकालते हैं। इनका सम 5 3 8 और 4 12 और 7 21 और बटा हो गया ये 4, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, मीन यहाँ पे आ गया दोस्तों 21 आएगा, 5 4 9 और 7 3 10 19 आएगा, सॉरी 19 आएगा, 19 और बटा 4, ये तो हो गया अपने पास मीन। अब मीन के सहारे हम वेरिएशन निकालेंगे, ठीक है। वेरिएशन कैसे निकलता है, वेरिएशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग जो डेटा गिवन है उससे आपको मीन को माइनस करना होता है, ठीक है। यानी कि जो माध्यिका है उसमें से, या फिर हर एक डेटा से आप माइनस करो या इसको माइनस करो, इसका और हर एक डेटा का डिफरेंस, इसका स्क्वायर का सम, यानी कि सिग्मा में लगा देता हूं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ये होगा, ठीक है। ये गलत मैंने लिख दिया, मीन नहीं होगा, मीन के साथ डिफरेंस लेते हैं। जैसे आप देखोगे कि पहला नंबर यहाँ पर 5 है, तो 5 का और 19 बटा 4 का आप डिफरेंस लिखोगे, तो 5 चौके 20 में से 19 बटा 4 जाएगा, तो 1 बटा 4 का स्क्वायर, प्लस फिर दूसरा है 3, तो 3 में से इसको माइनस करोगे 19 बटा 4 को, तो ये 4 3 12, 12 और 19 का अंतर है 7 का, तो ये 7 बटा 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 में से 19 बटा 4 को माइनस करोगे तो 4 चौके 16, तो ये 3 बटा 4 का स्क्वायर, और प्लस ये 7 चौके 28, तो 9 बटा 4 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जो कि होगा 4, ठीक है। तो डेफिनेटली कैलकुलेटिव तो हो ही गया। तो ये आपका आ जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और 1 50 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, यानी कि 59, और प्लस में 9 का स्क्वायर 81, तो ये 8 9 और 1 10 और 8 5 13 और 1 14, तो ये आपके पास बन गया 140, और बटा ये 4 तो है ही, और ये 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया, ठीक है।
अब ये अगर आ गया वेरिएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये अंडर रूट ऑफ वेरिएशन होता है, यानी कि ये 140 और बटा 16 गुणा में 4 आएगा। 4 से अगर मैं इसको काट दूं तो ये 4 तियां 12 और 4 पच्चे 20 आ जाएगा, यानी कि ये 35 और बटा 16 आ गया। तो 35 का स्क्वायर रूट तो हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। 35 को अगर मैं लगभग 36 मान के चलूं तो ये 6 के आसपास आना चाहिए, और 4 से डिवाइड करोगे तो ये 3 का आधा यानी कि 1.5 से थोड़ा छोटा, क्योंकि ये 36 होता तब 6 बनता, 36 से कम है तो ये स्क्वायर रूट 6 से थोड़ा कम आएगा, और आंसर भी 1.5 से हल्का नीचे आएगा। तो 1.5 से कम तो एक ही ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन 1.5 से ज्यादा हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं और अगले सवाल पर आता हूं। ये इसमें कैलकुलेशन था डेफिनेटली। अगला सवाल है अपने पास, सुरेश, दिनेश और रमेश 3, 6 और 8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक बिजनेस को शुरू करते हैं। यदि उनके इन्वेस्टमेंट में 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब ये ऐसे आप इजिली कर सकते हो। एक्चुअली में आपको इतना परसेंट बढ़ना ही तो है, जैसे 3 है, 6 है और 8 है, सब में इतना परसेंट बढ़ जाओ, क्योंकि जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सीधी सी बात है, यही पार्टनरशिप का रूल कहता है। ठीक है, तो ये अगर 5% बढ़ता है तो आप 3 को लिख लो कि ये 105% बन जाएगा। 6 जो है 15% बढ़ के 115% हो जाएगा, और 8 जो है ये 120% बनेगा। परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं, कैंसिल आउट ही होना है। काटो, अब 3 काट दो, 3 दूना 6 और ये 3 चौके 12, 40। 5 से काट दो, 21 बचे, 105, 21 बचे और 5 से 23 बचे और ये 8 बचे। तो 8 8 64, 23 दूना 46 और ये 21, 21 46 और 64 यानी ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाते हैं 9 नंबर पे। देखिए ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राकेश, राजेश एंड रमेश इन एन एग्जाम इज 2, 4 एंड 9। अब ये कह रहा है व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राकेश एंड रमेश इफ राजेश स्कोर्ड 30 मार्क्स इन एग्जाम। देखो ये है अपने पास राजेश, आरजे में लिख देता हूं, राकेश आर के और रमेश आर एम। इनका जो रेशियो है वो 2, 4 और 9 का है। अब आपको दिया है कि राजेश का 30 है, राजेश यानी कि 2 की वैल्यू 30 दिया है, तो आपसे कह रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय राकेश एंड रमेश, राकेश और रमेश यानी कि 9 और 4 13 की वैल्यू। 2 की वैल्यू अगर 30 है यानी कि ये 15 गुना हुआ है, तो 13 की वैल्यू भी 15 गुना हो जाएगा। तो 13 पच्चे 65 और 13 और 6 18, 185। अच्छा, ये अलग अलग बताना है तो ये 15 गुना कर दो, ये 15 चौके इसका 60 आ जाएगा और ये 15 में 135 आएगा। अलग अलग बताना है तो 60 और 135 होगा बी। ठीक है, तो 9 का बी होगा, मैंने एक ही साथ निकाल दिया था। द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स, सॉरी 1 मिनट ये एक्स्ट्रा आ गया है, यस। देखो द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 32 इफ टू नंबर्स आर 29 एंड 31, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स इफ टू नंबर्स आर दिस एंड दिस। देखो ये कह रहा है कि दो संख्याएं इतने इतने हैं, 20 संख्याओं का औसत 32 है, दो संख्याएं इतने इतने हैं, यानी कि इनको हटाना है। शायद ये लिखा नहीं है कि इनको हटा दिया जाए। ओवरऑल बात क्या बना अब यहाँ पर, अब आप सीधे सीधे बोलोगे कि देखो भाई, जैसे मान लो 20 संख्याओं का जो एवरेज था वो 32 था, अब इसमें से एक नंबर जो है वो 29 है, तो 32 यानी कि एवरेज से कितना कम है, 3 कम है। एवरेज से दूसरा नंबर कितना कम है, ये 1 कम है, 31 जो है ये 1 कम है, यानी कि ओवरऑल 4 की कमी है। तो ये दोनों नंबर मिलके अगर 4 कम हो रहे हैं, इसका मतलब बाकी के जो नंबर बचे होंगे उनमें से सबका मिलाकर के ओवरऑल 4 की वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी तो एवरेज 32 पे रह जाएगा। तो 4 बढ़ाना पड़ेगा। कितने नंबर बच गए हैं भाई, 20 में से 2 नंबर इनको छोड़ दो तो 18 नंबर पे, यानी कि आ जाएगा 2/9, यानी का मतलब 0.22। तो 0.22 आपका ज्यादा होगा एवरेज। अब 32 पहले से था और बाकी का 0.22 ओवरऑल ज्यादा होगा, यानी कि 32.22। अगर ये नहीं समझ आए तो आप डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते थे कि 32 का 20 के हिसाब से टोटल सम और माइनस 1 29 और माइनस 31 और बाई टोटल 18 संख्या रह गई तो 18। ये काम भी आप कर सकते थे, लेकिन इसमें कैलकुलेशन आपको थोड़ा ज्यादा लग सकता है। ठीक है, टाइम ज्यादा ये ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग at a distance of 70 meter from its foot on a horizontal plane is found to be 60 degree. Find the height of the building. ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। क्षैतिज तल पर इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर, देखो इमारत ये मान लो, चलो सीधी लाइन में ड्रॉ कर देता हूं। जैसे मान लो ये मैंने मान लिया, यार
ये मान लिया मैंने इमारत हो गया, ठीक है, यानी कि बिल्डिंग हो गया। अब इसके आधार से 70 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये इसका बेस हो गया, इससे 70 मीटर की डिस्टेंस पर एंगल जो बनता है वो 60 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बना दिया कि ये यहाँ पे एंगल 60 बनता है और ये जो डिस्टेंस है ये 70 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये हाइट बता दो कितना होगा, तो ये 60 है तो ये 30 होगा, और 30 के सामने जो भी वैल्यू है 60 के सामने उसका रूट 3 टाइम्स होता है, तो 70 का रूट 3 यानी कि 70 रूट 3 होगा, तो ए होगा 11 का, ठीक है। अगर मैं 12 की बात करूं, ये कह रहा है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड BC is a diameter of the related सर्कल ऑन विच ए एंड डी अल्सो लाई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एंगल BCA 19 डिग्री है और CAD जो है वो 32 डिग्री है, तो आपको बताना है कि ACD एंगल क्या होगा। देखो तो डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें क्या कह रहा था कि जो BC है अपना ये डायमीटर है, तो मान लो ये B हो गया, ये C हो गया, तो फिर इसको मैं A और इसको D मान लेता हूँ, ABCD बन गया। अब इसमें से क्या दे रखा था आपको, देखो BCA दिया है 19 डिग्री, BC और A, यानी कि यहां से एक और लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ये ठीक है। अब BCA ये आपको दे दिया है 19 और आपको दिया है CAD, CA और D ये दिया है आपसे आपको 32, और आपसे पूछ रहा है ACD, AC और D, यानी कि ये थीटा जो है ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा देखो एक बात तो आप समझ गए कि BC जो है यहाँ पर ये डायमीटर है, अगर BC डायमीटर है तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये अर्धवृत्त बन गया, ठीक है, सेमी सर्कल बन गया, और सेमी सर्कल में डायमीटर द्वारा जो भी एंगल बनाया जाता है वो 90 डिग्री का होता है, ये आपको पता होगा, तो ये बन गया 90 डिग्री, यानी कि ये ओवरऑल कितना बन गया 9 3 12 122 डिग्री। और आपको ये चक्रीय चतुर्भुज का फॉर्मूला पता होगा कि आमने सामने के कोनों का जो योगफल होता है वो 180 होता है, ये तो आपको पता होगा। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो ये हो गया 122, सॉरी 122 और प्लस ये हो गया आपका 19 और प्लस थीटा, ये कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगा 180 और माइनस 9 और 2 11 और 12 और 1 13 और 1 14, तो ये कितना आ गया अपने पास 39, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आ जाते हैं। इसका मान आपसे पूछा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पता है कि क्या करते हैं हम लोग, इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि उनका डिफरेंस जो आए वो 1 आ जाए, ठीक है। तो ये 4 और 5 में हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, 5 और 4 जिसमें डिफरेंस 1 आता है। तो जब भी ऐसे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तो अगर यहाँ पर निगेटिव साइन है तो छोटा वाला आंसर होता है, और अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो इसमें से जो बड़ा होता वो आंसर होता। चूंकि यहाँ नेगेटिव साइन है तो छोटा वाला यानी 4 आंसर होगा। अगला सवाल है आपका, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। तो पहले इस दोनों का हम देखते हैं, ठीक है। आप चाहो तो एक बार भी कर सकते हो या फिर अलग अलग कर लो, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव आपको लग सकता है। जैसे 12% का मतलब हुआ 3 चौके 12 और 25 चौके 100, चूंकि डिस्काउंट है तो 25 में से 3 माइनस करोगे, यानी ये 25 से कितना बन जाएगा भाई 22 बन जाएगा। वैसे ही 18%, 9 दूना 18 और 50 दूना 100, 9/50 बनेगा, तो 50 से 9 कम कर दो 41, और 25% 1/4 होता है, तो 4 से 1 कम होकर 3 बनेगा, ठीक है। कुछ कटता है तो काट दो, जैसे 2 दूना 4, 11 दूना 22, अब 50 दूना 100, ये पूरे 2500 बन गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 41 दिया हो जाएगा 123, इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 और 2 5, फिर 2 और 1 3 और 1 का 1, इनका डिफरेंस कितना आ गया 10 में से 3 गया 7 कम हो गया, ये 9 में से 5 गया 4 कम हो गया, ये 4 में से 3 गया 1 कम हो गया, और 2 में से 1 गया 1 कम हो गया। इतना कम हो गया भाई मेरे 25 100 से और गुणा का 100 ये निकालना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो बस 25 से डिवाइड कर दो, तो ये 25 चौका 100, फिर आपका आ जाएगा 147, 25 बचे 125 कट जाएगा ना, तो 45 से जो शुरू हो रहा है वही आंसर होगा, ऑप्शन डी। आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पास रीवा है सम हेन्स एंड सम गोट्स, ठीक है। ये तो बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है मुर्गियों और बकरियों वाली। इसमें आपसे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हेड यानी कि सिरों की संख्या 100 है, एंड द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स फिट यानी कि पैरों की संख्या 348 है। तो बताना है टोटल नंबर ऑफ गोट्स यानी बकरियां कितना है। या तो आप एलिगेशन यूज कर लो या डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि अगर बकरियों की संख्या निकालनी है तो आप सबको मान लो कि सब के सब क्या है, इसमें मुर्गियां हैं, ठीक है। तो अगर सभी मुर्गियां होती तो टोटल कितने पैर बनते, तो आप बोलोगे यहां पर अगर 100 के 100 मुर्गियां हो जाती तो पैर बनते इनके 200 पूरे,
लेकिन पैर है कितने यहाँ पर 348 है, तो इनका डिफरेंस ले लो और नीचे लिख दो पैरों का डिफरेंस। ठीक है, मुर्गी में और बकरी में पैरों का डिफरेंस 2 होता है, तो ये आप डिफरेंस देख लो, ये 148 आएगा और बटा 2, तो 2 सत्ते 14 और 4 दूना 8, 74 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल है, इफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 18 डिग्री देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन दिस पॉलीगन। पॉलीगन में आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बताना है। अच्छा देखो, बहिष्कोण, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल इतना है, तो n पहले निकालो कि यहां पर नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे। तो ये कैसे निकलेगा, आपको पता है कि जो बहिष्कोण होता है यानी कि एक्सटर्नल एंगल होता है, ये 360 डिग्री और बाई n होता है। इसका वैल्यू आपको 18 दिया है, तो 18 दूना 36 यानी 20, तो n का मान कितना हो गया 20। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए आपको फॉर्मूला लगा देना है। यहां से फॉर्मूला जो होता है वो होता है n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, तो n यहाँ पे अपने पास 20 आ गया, 20 में से 3 गया तो 17 और बटा 2, 2 से 1 काटोगे 10, तो 170 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़े तो अगला सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, संख्या ये वाला जो है ये किससे कट जाएगा। देखो लास्ट में 5 है पहले, तो 5 से तो कटेगा ही, लेकिन ऑप्शन में कहीं 5 नहीं है। 3 से चेक करना, देखो 12 से भी नहीं कटेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो 12 से भी नहीं कटेगा। अब 9 से अगर हम चेक कर लें तो 3 का भी पता चल जाएगा कटेगा कि नहीं। ठीक है, अगर 9 तो होना भी नहीं है वैसे भी, क्योंकि 9 से कटने का मतलब कि 3 से भी कट जाएगा, तो ये दो ऑप्शन तो सही होगा नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं, यानी कि 9 गलत ही होगा, या तो 3 सही हो जाए या फिर 11 सही हो जाए। तो 3 से चेक करना हमारे लिए आसान है। तो 3 से अब हम कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों, 3 से चेक करना है तो ये देख लो, इसमें 9 तो कट ही रहा है, 8 और 1 9 कट ही रहा है, 5 4 9 कट ही रहा है, 2 2 4 ये 3 से नहीं कटा। 3 से नहीं कटने का मतलब अब इकलौता ऑप्शन 11 बच गया और इससे कटेगा ही कटेगा। या फिर आप ऑप्शन से चेक भी कर सकते थे अलग अलग। यहाँ पर आगे कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 3 men is increased by 4 kg when one of them whose weight is 100 kg is replaced by another man. What is the weight of new man? देखो 100 kg का आदमी गया, ठीक है, और यहां पर यह भी कह रहा है कि 4 kg बढ़ रहा है एवरेज में। देखो पहले कितने लोग हैं, टोटल 3 लोग हैं, 3 लोग में से एक आदमी जिसका 100 kg वजन है उसको भगाया गया और उसके जाने से 2 लोगों के 4 4 किलो बढ़ गए। 4 4 किलो बढ़ने का मतलब 8 किलो बढ़ गया उसके जाने से, ठीक है, और नए वाले के आने से। इसका मतलब जो नया वाला आया होगा भाई वो, अच्छा इसमें यह भी पूछ रहा है कि नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। ठीक है, देखो 100 केजी का आदमी गया, ठीक है, और 3 लोग चूंकि आए हैं तो हम ये 8 गलत ले लिए। ठीक है, यहां पर ये कह रहा है कि 4 केजी बढ़ जाती है जब 100 केजी का आदमी गया और दूसरा आया। तो 100 का जाकर अगर 100 का ही आया होता तो नहीं बढ़ता ना ही घटता, लेकिन जो दूसरा आया है उसके आने से 4 4 केजी तीनों लोगों का बढ़ा है, यानी कि ओवरऑल 12 केजी बढ़ा है। तो जो नया आया है वो 100 से 12 केजी ज्यादा है। ठीक है, यहां पर भी एक इधर भी क्वेश्चन लगा हुआ है, इसको हटा देता हूं मैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है भाई। आजा क्वेश्चन नंबर 19, आपको इसकी माध्यिका बतानी है। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, आप कहाँ जा रहे हो, इसकी माध्यिका बतानी है। ठीक है, यानी कि मीडियन। अब माध्यिका बताने का तरीका क्या होता है कि पहले इसको आप आरोही या अवरोही क्रम में लिखो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलो हम छोटा से बड़ा लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। तो सबसे छोटा इसमें 25 दिख रहा है। 25 से बड़ा अगर मैं बात करूं तो 27 है, फिर यहां पर 29 है। ठीक है, इसके बाद इसमें देखें तो 30 है, फिर इसके बाद 32 है, फिर 33 और 35। अब ये गिन लो कि n है कितना, 1 2 3 4 5 6 और 7 है। n का वैल्यू 7 है, तो जो माध्यिका होगा वो क्या होता है आपके पास, अगर ये ऑड नंबर आ गया, n का वैल्यू अगर ऑड है तो मीन जो होता है ये होता है n+1/2, यानी कि इतने नंबर का डेटा जो भी आपका है सो। ठीक है, तो आप देखोगे n यानी कि 7 और 1 8 का आधा 4, तो फोर्थ डेटा जो है इसमें से वही मीन होगा। तो ये पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यानी कि 30 अपना मीन होगा। आगे बढ़ जाते हैं, 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 18 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। दिस लिक्विड इज टू बी filled in cylindrical bottles each of radius 3 cm and height 6 cm. How many bottles are required to empty the bowl? ठीक है, वॉल्यूम सेम करना है। जब एक चीज का लिक्विड दूसरे चीज में
फिल करना है तो वॉल्यूम सेम होना चाहिए ओवरऑल। तो 18 सेंटीमीटर का ये अर्धगोलीय था। तो जो हेमीस्फीयर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 और फिर पाई और आर क्यूब। तो आर यहां पर 18 था तो ये 18 इंटू 18 इंटू 18 आएगा, राइट। ठीक है, और लेफ्ट साइड में आपका कितना आएगा, यहाँ पर कितने लगेंगे, मान लो x लगेंगे, और जो वॉल्यूम होता है एक सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर R3 है और इंटू H6 है। ठीक है, बस यहां से x की वैल्यू निकाल लो। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 9 से 9 दूना 18 कैंसिल हो गया, और ये 2 तिया 6 और 3 से 3 छक्के 18, और ये 3 से 3 दूना 6, तो ये 18 दूना 36 दूना 72 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो 20th जो होगा उसका आंसर क्या होगा, ए होगा। आते हैं 21st पे। इसमें क्या बोला गया है आपको, आजा भाई 21st। ये कह रहा है इसकी वैल्यू बता दो। सॉल्व कर लो डायरेक्ट। आप देखो पहले हम यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये क्या बनेगा। तो डिवाइड पहले हो गया 3 से 12 तिया 36 और 24 में से 12 गया 12, तो इस ओवरऑल के बदले वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया। मैं ऐसे नहीं काटता हूं, नहीं तो दिखेगा नहीं। ये 12 आ गया। तो अब यहां से यहां तक में देखो कि पहले क्या करना है। ये है 90, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5, और यहां पे मल्टीप्लाई है कितना 12, और डिवाइडेड बाई 3 यानी कि ये 1/3 ये हो गया। तो ये हो गया 5 या 15 छक्के 90 यानी कि 12 छक्के 72 हो गया। तो 76 में से 72 को माइनस करोगे, इस पूरे के बदले तो 72 आ गया, तो 76 में से 72 माइनस करोगे तो 4 आएगा, यानी कि 21 का सी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल जो है अपने पास ये कह रहा है कि यार ये काफी छोटा दिख रहा है, तो बस थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, मैं इसे ठीक कर देता हूं। आई होप कि अब ये बढ़ गया हो थोड़ा सा साइज में। प्रोडक्ट्स पास सक्सेसिवली through the hands of 3 traders and each of them sells his goods at a profit of 30% of his cost price। यानी कि 3 अलग अलग सेलर से पास होता है कोई प्रोडक्ट, और तीनों जो सेलर्स हैं वो अपने कॉस्ट प्राइस का 30% गेन करते हैं। अब ये कह रहा है कि इफ द लास्ट ट्रेडर sold the products for 300 then how much did the first trader pay for them। यानी कि लास्ट वाले का जो सेलिंग प्राइस है वो 300 है, तो पहले वाले का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। उल्टा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं यहां पर। जैसे मान लो लास्ट ने 300 रुपए पे किया यहां पर, ठीक है, लास्ट जो यहां पर है वो 300 रुपए पे किया, ठीक है, और 30% 3 बार मिला है प्रॉफिट, तो आप उल्टा कॉन्सेप्ट यानी कि 100/130 इंटू 100/130, और ये 3 ऐसी प्रक्रियाएं हुई हैं तो फिर से 130। अब ये कैलकुलेट करोगे तो देखो ये 2 जीरो और 3 ही जीरो काट सकते हैं ना, तो ये 1 2 3, तो ऊपर आपका बन गया 3 पे 2 2 4 और 1 5 0, 3 लाख, और बटा 13 का क्यूब जो होता है वो 2197 होता है। तो ये थोड़ा मुश्किल हो गया यहाँ पर आपसे निकालने के लिए। हालांकि ऑप्शन भी अप्रोक्सीमेट जब दे दिया है तो डीएस तो लगा नहीं सकते, लेकिन देखो पहला डिजिट जो है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 1 है आपका। तो हम दूसरे डिजिट तक कम से कम पता कर लें तो बात बन जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है मुझे दिख नहीं पा रहा है। ओके, तो ये जो है आपका फोर्थ वाला ये 137.55 है, ठीक है। तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा फिर आपको, और कोई उपाय है नहीं। अब देखो या तो इसको आप डिवाइड करके शुरू के 3 कम से कम डिजिट निकालो तभी पता चल पाएगा, या फिर हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि ऐसे ना लेके हम शुरू से ऐसे मान लेते हैं कि चलो मान लो पहला जो व्यापारी था उसके पास 100 रुपए दाम था, दूसरा 30% लेकर के दूसरे को दिया तो दूसरे के पास पहुंचा ये 130 में, ठीक है, ये दूसरे के पास पहुंचा, और फिर दूसरे ने अगले को बेचा फिर से 30% लेके, तो इसका 30% 13 यानी कि 169 इतने का तीसरा खरीदा, लेकिन ये बेचा ये खुद का 30% लेके, तो इसका 30%, अब इसका 30% फिर डेसिमल में चला जाएगा, तो इसको मैं लगभग 170 अगर मान लूं तो 30% 51 आएगा, यानी कि इसमें 51 ऐड कर दो तो ये 220 बन जाएगा। यानी कि लास्ट वाला जो है वो 220 रुपए में बेचा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 300 में बेचा गया, तो एक की वैल्यू यहां पर आ जाएगा 30 और बटा 22, और फर्स्ट वाला बताना है, यानी 100 की वैल्यू क्या आ जाएगा 3000 बटा 22। 3000 बटा 22 का मतलब 1500 और बटा 11, तो 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 एक बार, फिर 4 जीरो तो 11 तिया 33, फिर 7 जीरो तो 11 छक्के 66, तो ये 136 से स्टार्ट हो रहा है ना, ऑप्शन बी सही होगा फिर।
आगे बढ़ते हैं, ये भी कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, आप कैलकुलेटिव बोल सकते हो। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड हुज बेस इज अ स्क्वायर विद साइड 8 एंड हाइट ऑफ द पिरामिड इज 3। ठीक है। अच्छा, पिरामिड में आपसे पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। पिरामिड कैसा होता है? इस टाइप से होता है, देखो यहां पर मान लो इसका शीर्ष है, इनको मिला दोगे आप, ये ऐसे होना चाहिए था। ठीक है। अब इसमें बेस जो है वो यहां पर एक स्क्वायर है, ये बोला गया है ना कि स्क्वायर है, और पिरामिड की हाइट आपको दे रखी है 3 और उसका साइड जो है वो दे रखा है आपको 8। और पिरामिड में टोटल सरफेस एरिया जो होगा ये वो इसका सरफेस एरिया और प्लस का ये बेस का एरिया है। तो बेस का एरिया जो होगा, अब इसमें देखो जैसे मैं अगर हाइट बना दूं इसी में, तो ये हाइट हो जाएगा आपके पास जो कि 8 दे रखा है, सॉरी हाइट क्या है यहाँ पे 3 है। चलो मैं अलग डायग्राम बना देता हूं यहाँ पर, मान के चलो आधे अधूरे की ही जरूरत पड़ेगी। ये मान लो अपना बेस हो गया, ठीक है, और यहां पर मान लो मैंने ऐसे बना दिया, छोड़ो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में समझ लो। जैसे मान लो अगर मैं हाइट ड्रॉ करूं इसके अंदर, तो आप बोलोगे ये हाइट हो गया, ठीक है, और ये हो गया इसका हाफ। किसका हाफ भाई? इस साइड का हाफ। ये साइड 8 है तो ये 4 बनेगा, और ये हाइट जो है ये 3 है, तो इसका ये जो तिरछा हाइट बनेगा ना, तिर्यक ऊंचाई, जिसको स्लांट हाइट बोलते हैं हम, वो कितना बनेगा? ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 बन जाएगा। ट्रिपलेट आपको याद होगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री आएगा। ठीक है। अब देखो, एक पिरामिड में जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये एरिया ऑफ बेस होता है और प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पिरामिड में कैसे निकालते हो आप? सेमी पेरीमीटर और इनटू का हाइट। सेमी पेरीमीटर इसका कितना होगा? पेरीमीटर हो जाएगा 8 चौके 32 का आधा 16 और गुना में हाइट है यहाँ पर 5। ठीक है। और प्लस ये कितना आ जाएगा आपका बेस का एरिया, बेस 8 है तो 8 का स्क्वायर 8 8 64, क्योंकि बेस स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 25 80 और 64 144, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, एक कमरे की चौड़ाई b है और ऊंचाई की दोगुनी और लंबाई की आधी है। एक कमरे की चौड़ाई b है जो ऊंचाई की दोगुनी है और लंबाई की आधी है। ठीक है। ये हो गया हाइट, ये है ब्रेड्थ, और ये है आपके पास, मैं बड़ा भी लिख देता हूं और हाइट को बड़ा h लिख देता हूं। ठीक है। और ये है लेंथ। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हाइट अगर x है, ठीक है, तो चौड़ाई जो होगा, अच्छा चलो चौड़ाई ही b दिया हुआ है पहले, तो उसी हिसाब से हम सोच लेते हैं। ये आपको b दिया हुआ है और ये ऊंचाई की दोगुनी है तो ऊंचाई इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है। और लंबाई की आधी है तो लंबाई इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2b। तो आपसे कह रहा है कि विकर्ण बताना है, तो विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर होता है। तो एल स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर तो b ही है, और प्लस एच जो है वो b का आधा है, तो ये b स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इसका अंडर रूट निकालना है, तो 4 चौके 16 और 4 20 और 1 21 हो जाएगा, 21 और b स्क्वायर बटा 4। तो ये b और 2 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 21 अंदर ही रह जाएगा, तो ऑप्शन सी यहां पर भी सही उत्तर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट जो है अपने पास वो है क्वेश्चन नंबर 25। आपको इसको सरल करना है, यानी कि इसको जितना छोटा बना सकते हैं वो बनाना है। ठीक है। अच्छा एक बात समझिए, यहां पर सबसे आसान क्या रहेगा कि हम x काउंट कर लें, क्योंकि इसमें x 40 दिया है, इसमें 16 दिया है, इसमें 42 और इसमें 32। तो मल्टीप्लाई करने में x का पावर ऐड होता है, जैसे ये x और इंटू एक्स क्यूब करना है, तो आप देखोगे कि ये क्यूब है, ये पावर 1 है, तो ये x टू द पावर 4 बन जाएगा। तो हम पावर ही ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 है पावर, यहाँ 2 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, तो 8 और 1 9 और 4 13 और 3 16, तो ऑप्शन सी सही हो गया, जिसमें 16 वो बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 26 की। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो भुजाओं का अनुपात इसका स्क्वायर रूट ले लो बस, 196 का और 625 का। ठीक है। तो ये आ जाएगा 14 और 25, तो 14 और 25 जो है वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। 27 में कह रहा है कि ए 7 में से 4 बार सच बोलता है और बी 9 में से 8 बार सच बोलता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करेंगे? वेरी, अब देखो करना क्या है, जैसे एक ही प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालोगे सच बोलने की, तो वो 7 में से 5 बार ही सच बोलता है, तो 5 बार सच बोला टोटल 7 में से। वैसे अगर बी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे उसके सच बोलने की,
ठीक है, यानी कि ट्रुथ की, तो वो 9 में से 8 बार सच बोलता है, यानी कि ये 8 बार बटा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर टोटल जो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर मैं ओवरऑल प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो आप यहां पर देखोगे कि अगर ए सच बोला, मान लो ए ने सच बोल दिया, तो कंट्राडिक्ट कब होगा? जब दूसरा झूठ बोल रहा हो। ये कहे कि नहीं मैं सच और दूसरा झूठ, तो यहां पर अगर मैं ए को सच बुलवाता हूं तो फिर बी को झूठ बोलना पड़ेगा, तो बी के लिए मैं निगेटिव प्रोबेबिलिटी ले लेता हूं, और वैसे ही अगर बी को मैं सच बोलना लेता हूं तो ए के लिए मैं गलत ले लेता हूं। ठीक है, तो आप देखोगे कि ए सच बोलेगा तो 5/7 हो जाएगा, और बी का झूठ बोलने का मतलब 9 में से 8 बार सच बोलता है तो एक बार वो झूठ बोल रहा होगा। वैसे ही बी का जो सच बोलने का है ये 8/9 है, और ए का झूठ बोलने का 7 में से 5 बार सच बोला तो 2 बार उसने झूठ बोला होगा। तो ये हो गया 5/63, और ये हो गया 8 दूना 16/63, तो ये 21/63 आ गया, यानी कि 21 या 63 1/3 आ गया। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अब अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 2 सवाल और रह जाएंगे इसके बाद। ठीक है, तो ये आपके पास कह रहा है कि एक टैंक जो है वो 2 इनलेट ए और बी से जुड़ा हुआ है। इनलेट यानी कि जो पानी भरते हैं, वो पाइप ए और बी को 32 और 28 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग। यदि दोनों पाइप ए से शुरू करते हुए बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? देखिए, अब इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे ए जो है ये 32 घंटे में भरता है, बी जो है वो 28 आवर्स लेता है। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम लोगे तो 32 तो है ही, इसमें 4 है, 7 ले लो, तो 7 दूना 14 और 7 21 और 1 22, यानी कि ओवरऑल 224 लीटर उसकी कैपेसिटी है। इतना पानी उसमें आ सकता है। अब देखो ये 32 से डिवाइड करोगे तो 7 बार कट जाएगा, और ये 8 बार, तो इसकी एफिशिएंसी 8 हो गई और इसकी एफिशिएंसी 7 हो गई। अब ये कह रहा है कि पहले ए काम करेगा फिर बी काम करेगा। ए काम किया तो 7 यूनिट करेगा, बी काम किया तो 8 यूनिट, यानी कि टोटल 15 लीटर पानी भरा जाएगा। कितने टाइम में भाई? 2 घंटे में। 2 घंटे में 15 लीटर, तो इसमें से 7 कम ही रखो, क्योंकि 7 अगला बार ए जाके भरेगा। तो 7 कम करने का मतलब 15 से 210 कटता है ना, कितनी बार में कट जाएगा? 15 से, देखो 15 से अगर 20 बार लेते हो तो ये 300 बनेगा, 15 बार में तो 225 ही, तो 14 बार में जाएगा, क्योंकि 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 होता है भाई। तो सीधे सीधे ही कर लो ना, ये 225 और ये 15 दूना 30 लगभग आएगा। बस आप 14 बार भी कर सकते हो, 14 बार करोगे इसको तो ये 210 बन जाएगा, यानी कि 210 लीटर भरने में ये 14 टाइम्स होगा, 28 दिन लग गए, या फिर 28 घंटे में 210 लीटर भरेगा। और 14 लीटर भरना है तो 7 लीटर ये और भरेगा, तो 1 घंटा और लग जाएगा। 29 घंटे में 270 लीटर भर गया, तो 30वें घंटे में तो ये आके पूरा ही भर देगा, क्योंकि और यहाँ पर कितने भरने हैं भाई? 7 ही घंटे भरने हैं। ये 1 घंटे में तो 8 भर सकता है, बस 30। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? आजा भाई 29। ये कह रहा है कि दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा। भाई लड़ने दे चुनाव ना, 1 मिनट रुकना भाई आप लोग, आ जाओ। हाँ, 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% प्राप्त किए और इतना मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या देखो। कुल मत अगर 100 थे भाई, एक को अगर 64 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा? आप बोलोगे 36। ये कितने से जीत गया? तो 14 में से 6 गया 8, और 5 में से 3 गया तो 2, 28 से जीत गया ना। लेकिन सवाल में कह रहा है भाई कि 434 से जीता है। 8 दूना 16, 8 तिया 24, काट लो, 14 से काटोगे तो 14 तिया 42 और 14 एक बार में, और ये 14 दूना 28। 2 की वैल्यू अगर इतनी हो गई तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 50 गुना हो रहा है, इसको भी 50 गुना कर दो तो 155 आएगा ना, ऑप्शन ए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। ये कह रहा है कि 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। मीनार इतना ऊंचा था तो खंबे के आधार से मीनार के आधार के बीच की दूरी क्या है? ठीक, चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए एक खंबा हो गया आपका या फिर मीनार, और दूसरा मीनार हो गया ये। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके शीर्ष से इसका जो उन्नयन कोण है यहां से यहां तक का वो 60 डिग्री है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब कि ये 60 डिग्री है, ये है 17.75, तो ये भी 17.75 हो जाएगा। ये टोटल अगर 57.75 है तो ये 40 हो जाएगा। ये 90 डिग्री है ही,
और ये आपको दिया हुआ है। अब ये बताना है, ए बी आपको बताना है और ये मान लो सी डी है, तो सी डी निकालना है तो ए भी निकल जाएगा। अब ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो ये 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पर आप समझ रहे हो कि 60 के सामने 40 है, तो 30 के सामने अपॉन में √3 आ जाएगा, यानी 40/√3। और ये 40/√3 है, तो ये भी 40/√3 हो जाएगा। और अगर √3 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये 40√3/3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना।